हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के अंदर जिसका नाम है बायोलॉजी एजुकेशन प्लेटफॉर्म। ये कितने किए लेक्चर से मैं बोलते आ रहा हूँ। तो भाई आज के लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं किसके बारे में। उसको साइड में रखो, उसको सारे को साइड में फेंको। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी स्टोरी के बारे में जिसका नाम है चोर पुलिस की स्टोरी। एक आदमी है जो कि आपसे बहुत ज्यादा खुन्नस खाकर बैठा है। क्या है? एक आदमी है जो कि आपसे बहुत ज्यादा खुन्नस खाकर बैठा है और उसने खुन्नस में एक जन का मर्डर कर दिया है। उसने क्या कर दिया है? एक खुन्नस में क्या कर दिया है? एक इंसान का मर्डर कर दिया है। और मर्डर करके आपको उस क्या कर दिया है? उस धृत्य कर्म में, या बोल सकते हो उस क्राइम के अंदर आपको फंसा दिया है। फिर आपको पुलिस वाले आते हैं और आपको गाड़ी में बिठाते हैं। कैसे बिठाते हैं? ऐसा बांधते बिठाते हैं और बोलते हैं, मतलब ऐसा बिठाते हैं। पहले तो ऐसा बिठाएंगे, तुमको क्या करेंगे? ऐसा बुलाएंगे, तुमको कुर्सी में बिठा देंगे। तुमको बोलेंगे बेटा चाय नाश्ता पानी कुछ, ठीक है। आप बोलोगे बेटा नहीं। क्या बोलोगे आप पुलिस वाले को? अंकल जी नहीं। आपकी पहले से फटी होगी तो आप बोलोगे अंकल जी नहीं। बट अगर मुझे से हरामी इंसान से पूछोगे, मैं बोलूंगा एक सोडा मलाई मार के, ऐसा बोलूंगा, ठीक है। तो फिर पुलिस वाला आता है, आपको चाय पानी नाश्ता पूछता है। आप बोलते हो ठीक है, खाना है तो खाओ, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो फिर खाना पीना हो गया। अब क्या करता है पुलिस वाला? बेटा खाना का हो गया। जिस तरीके से बकरे को हलाल करने से पहले उसकी क्या होती है? पूजा होती है, उसको खाना पीना खिलाते हैं। वैसे ही पुलिस वाले करते हैं, तो खाना पीना खिलाते हैं। तुमको खाना पीना खिलाएंगे, फिर तुमको हलाल करेंगे, ठीक है। तो फिर तुमको ऐसा कॉलर पकड़ते हैं और बोलते हैं चट, तो जहाँ पर पहले चट चट। फिर तुम बोलते हो मालिक हमसे क्या गलती हो गई, हमने आपसे तो समोसा ही मांगा था। या फिर मुझसे अगर तुमसे पूछोगे, मेरे को बोलोगे सर हमने मलाई मार के एक सोडा ही तो मांगा था, हमसे क्या गलती हो गई? चट चट वापिस और दो चार चट। फिर वो बोलता है अबे तूने मर्डर क्यों किया ये बता। वो क्या बोलेगा पुलिस वाला? अबे तूने मर्डर क्यों किया ये बता। तो तुम बोलोगे मर्डर? सर हम तो मर्डर नहीं किए मानुस। क्या बोलोगे? मालिक हम तो मर्डर किए ही नहीं, तो हमको मर्डर के बारे में क्या पता रहेगा। तो पुलिस वाला बोलता है साले झूठ बोल रहा है, फट से दो मारता, फिर से दो मारता, फिर से दो मारने के बाद में आप बोलते हो मालिक आज के बाद नहीं किया, हम कुछ नहीं किया है सर, हम कुछ नहीं किया है। तो पुलिस वाला का भी दिल थोड़ा सा कैसा हो जाता है? पसीज जाता है। पसीज जाता है मतलब पसीना नहीं आता उसके दिल को, वो थोड़ा सा नरम पड़ जाता है। तो फिर वहां पर बोलता है साला ये तो मान ही नहीं रहा है, अब कुछ प्रूफ ही लाना पड़ेगा। वो क्या बोलता है? ये तो साला कुछ मान नहीं रहा है, तो कुछ ऐसा कुछ एविडेंस लाना पड़ेगा जो कि मैं कोर्ट में पेश करूं और इसको क्या हो जाए, सजा हो जाए। तो फिर क्या करते हैं? अब बेसिकल सी बात है कि वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा तो होगा नहीं, क्योंकि आपने कोई भी जो मर्डर करता है वो उसके पास में इतना दिमाग तो होता है कि सीसीटीवी कैमरा के अंडर तो वो मर्डर नहीं करेगा। तो सीसीटीवी कैमरा का जो फुटेज होती नहीं है, तो पुलिस वाले क्या करते हैं? जाते हैं और वहां पर उस जगह की अच्छे से खोजबीन करते हैं। क्या करते हैं? उस जगह की अच्छे से खोजबीन करते हैं। वहां से कुछ फिंगरप्रिंट्स लाते हैं, वहां पर जितने भी बाल पड़े होते हैं वो सब लाते हैं, ठीक है। वहां पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, आपके ब्लड वगैरह जो भी पड़े रहते हैं, ब्लड सैंपल्स वगैरह जो रहते हैं उनको उठाते हैं, उनको क्या करते हैं? उनके ऊपर रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने के बाद ये पता चलता है कि आपने जो थे वो मर्डर किया ही नहीं। तो पुलिस वाले की फटके हाथों में आ जाती है। क्या जाती है? फटके हाथ में जाती है। और पुलिस वाला क्या बोलता है? आपको मैं आज से बाइज्जत बरी करता हूँ। और फिर से पूछता है मालिक हमसे जो गलती हुई है उसके लिए चाय पानी कुछ लेंगे। तो अब आपकी फट जाती है, पूरी टोटली फट जाती है। तो आप क्या बोलते हो? मालिक इस बार माफ कर दीजिए, हम चाय पानी कुछ नहीं खाएंगे, हम चुपचाप घर जाएंगे। तो फिर आप घर जाते हो और आपका जो दोस्त था जो खुन्नस पकड़ के बैठा था, वो अपने क्या बोल सकते हो क्राइम के लिए क्या हो जाता है? जेल में चले जाता है। तो इस कहानी का शीर्षक कुछ भी नहीं था, चोर पुलिस का शीर्षक था। अब अगर मैं इस कहानी से आपको क्या सीख मिली अगर आपसे पूछूं, तो आपसे दो चीज मिलेगी कि अगर आपने कोई क्राइम नहीं किया है तो आप फंसोगे नहीं किसी चीज के अंदर भी। अगर इनके आप गलत नहीं हो तो आपको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। और दूसरा ये चीज हमें सीखने को मिली कि अगर कोई चीज होती है, अगर कोई चीज एक्चुअली में रियली में होती है तो कुछ उसके एविडेंसेस होते हैं। क्या बोला मैंने? अगर कोई चीज इस वर्ल्ड में होती है तो उससे कुछ ना कुछ हमें एविडेंसेस मिलते हैं। तो उसी तरीके से हमारे साइंटिस्ट लोग जो थे, वो क्या बोल रहे थे कि इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। रामू काका जो थे वो क्या बोल रहे थे कि इवोल्यूशन हुआ है, ऐसा वो बोल रहे थे। तो शर्मिला आंटी ने उससे पूछी थी कि तेरे पास में ऐसा क्या प्रूफ है कि इवोल्यूशन हुआ है। तो रामू काका तो इतना समझदार था कि उसको पता था कि जो मैं ये बोल रहा हूँ कि इवोल्यूशन हुआ है, इसका मेरे पास कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, तो मुझे क्या करना होगा? कुछ खोजबीन करना होगा और कुछ ऐसे प्रूफ्स लाने होंगे जो कि मैं शर्मिला आंटी के सामने रखूं और शर्मिला आंटी मुझसे क्या हो जाए? इम्प्रेस हो जाए। तो शर्मिला आंटी के इम्प्रेस करने के चक्कर में वो रामू काका ने क्या किया
कुछ ऐसी रिसर्च कर दी जिसको हम क्या बोलते हैं, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन बोलते हैं, जिसकी मदद से रामू काका ने ये प्रूव किया कि इवोल्यूशन हुआ होगा। ठीक है, तो आज के तारीख में हम क्या बोलते हैं, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन को हम और भी एक नाम देते हैं, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन को हम और एक नाम देते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रूफ्स ऑफ इवोल्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रूफ्स ऑफ इवोल्यूशन भी बोलते हैं। यानी कि प्रूफ्स ऑफ इवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे प्रूफ्स जो कि प्रूव करें, which proves evolution has been occurred, यानी कि इवोल्यूशन हुआ है, ये प्रूव करते हैं कुछ ऐसे क्या बोल सकते हैं, कुछ ऐसे प्रूफ जो कि प्रूव करते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है। इसी की आज हम क्या करने वाले हैं, आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं। अब जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था कि रामू काका ने कितने टोटल दिए थे, टोटल 6 तरीके के एविडेंसेस दिए थे कि आपने क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। अब बेसिकली सी बात है, अब सिंपल सी बात है, अगर आप कोई एक क्राइम करते हो, तो सिंपल सी इतनी बात है कि आप क्या प्रोफेशनल क्रिमिनल तो नहीं हो जो कि एक भी एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन क्या बोल सकते हो, एक भी एविडेंस नहीं छोड़ेगा। आपसे एक ना एक तो गलती होगी, एक गलती के चक्कर में आप दूसरी गलती करोगे, दूसरी गलती के चक्कर में आप तीसरी गलती करोगे। जैसे कि हम लोग घर में एक बार एक झूठ बोल देते हैं। अगर आप घर में क्या करते हो, एक झूठ बोलते हो। फॉर एग्जाम्पल आप आज स्कूल से आने में लेट हो गए, तो आपकी मम्मी ने आपसे पूछी कि बेटा तू आज कहाँ गया था, इतना लेट क्यों हुआ? तो आपने बोला था कि मम्मी साइकिल का टायर पंचर हो गया। आपने क्या बोला मम्मी को, मम्मी साइकिल का टायर पंचर हो गया था तो इसलिए मैं लेट हो गया। बट तुम कहाँ गए थे, पिज्जा बर्गर खाने गए थे। तो उसके चक्कर में तुमने क्या किया, मम्मी से झूठ बोला कि मम्मी मेरा टायर का पंचर, मतलब टायर का जो टायर था वो पंचर हो गया। फिर तुम्हारी मम्मी किसको कॉल लगाती, तुम्हारे दोस्त को लगाती है। तुम्हारे दोस्त को लगाती है। तो तुम क्या करते हो, अपने दोस्त को भी बोल देते हो कि ये बोल देना। तुम्हारा दोस्त भी क्या करता है, बोल देता है। फिर तुम्हारी मम्मी कहाँ जाती है, साइकिल के पास में जाती है। साइकिल के पास में जाती है और वो देखती है कि साइकिल तो पंचर थी ही नहीं, तो मेरा बच्चा गया कहाँ? तो फिर तुम कहाँ जाते हो, तुम्हारी मम्मी कहाँ जाती है, फिर से जाती है कहाँ पर जाती है, तुम्हारे पैंट का जेब चेक करने के लिए। तो वहां पर देखती है कि वहां पर तो पैसे है ही नहीं। तो फिर तुम्हारी वापस मम्मी तुमसे पूछती है कि तूने ये पैसे कहाँ खर्च किया, मुझे बता, मुझे हिसाब दे। तो तुम क्या बोलते हो, मम्मी सच में साइकिल का टायर पंचर हो गया था, वो तुमने खोल के नहीं देखा ना, इसलिए तुमको दिखा नहीं। ठीक है, फिर मम्मी मान लेती है। तो इससे तुम्हें क्या सीखने को मिला कि हम एक झूठ जब बोलते हैं तो हमें उसको बैक टू बैक 2-4 झूठ बोलने ही पड़ते हैं, तभी वो जाकर क्या होता है, वो झूठ क्या होता है, एक तो सच बन जाता है या फिर हमारी चोरी पकड़ी जाती है। बट इतनी बात ध्यान में रखना, अगर तुम कोई चीज गलत कर रहे हो तो एक ना एक दिन तुम्हें उसका भुगतान करना ही होता है। तो उसीलिए क्या होता है, हमारे जो क्या थे, रामू काका थे, उन्होंने एक ही एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन नहीं दिया, यानी कि उन्होंने एक ही क्या बोल सकते हो, इवोल्यूशन का प्रूफ नहीं दिया। उन्होंने 6 तरीके के इवोल्यूशन के प्रूफ दिए, जो कि थे हमारे, पहला था हमारा मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, ये पहला इवोल्यूशन, ये पहला प्रूफ दिया। ठीक है, दूसरा प्रूफ दिया उन्होंने एनाटॉमिकल एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। और तीसरा प्रूफ दिया उन्होंने कौन था, वेस्टिजियल ऑर्गन्स का। चौथा प्रूफ दिया उन्होंने पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। पांचवा प्रूफ दिया उन्होंने कनेक्टिंग लिंक्स का, ठीक है। और 6 प्रूफ दिया उन्होंने एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन का। ये कुछ 6 तरीके के एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन जो थे, यानी कि कुछ ऐसे 6 तरीके के प्रूफ दिए हमारे रामू काका ने शर्मिला आंटी को, जिससे कि वो इम्प्रेस हो गई कि इवोल्यूशन सच में हुआ होगा, इसलिए ये मुझे 6 प्रूफ लाके दिए हैं, तो इसके बाद में कहीं ना कहीं सच्चाई होगी। ठीक है, तो यहाँ से मुझे 2 चीज पता चल रही है कि जब इवोल्यूशन हुआ तो वहां पर कोई इंसान खड़ा नहीं था कि जाके देख रहा था, या फिर कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं थी कि इवोल्यूशन हुआ है, ऐसा कोई देखने वाला इंसान वहां पर नहीं था।
ये सब कहाँ से आया है हमारे पास में इवोल्यूशन, ये सब हमने क्या किया है, साइंस की जितनी भी हिस्ट्री थी उसको बैकवर्ड ट्रेसिंग से, उसको क्या किया, एक बैकवर्ड ट्रेसिंग से हमने क्या किया, ट्रेस किया कि ये सारी चीजें एक्चुअल में हुई होगी। और बैकवर्ड ट्रेसिंग करते करते हमें ये 6 तरीके के एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन मिले। जैसे कि हमने कहा था कि आपने अगर कोई क्राइम नहीं किया है, अगर आपने कोई क्राइम नहीं किया है तो कैसा होगा, पुलिस वाले क्या करेंगे, एविडेंस इकट्ठा करते करते क्या करेंगे, आपने किस तरीके से क्राइम किया है, ठीक है, आपका राइट हैंड काम करता है बट मर्डरर ने लेफ्ट हैंड से घुसा दिया है, क्या घुसा दिया है सर, चाकू घुसा दिया है, तो उससे एक बात क्लियर हो गई कि एक एविडेंस मिल गया कि आप राइट हैंडेड हो बट क्रिमिनल जो था वो लेफ्ट हैंडेड था, ठीक है, फिंगरप्रिंट से पता चल जाता है। फिर दूसरा प्रूफ होने में ये मिलता है कि वहां पर फिंगरप्रिंट जो थे वो आपके नहीं थे, फिर दूसरा मिल जाता है, प्रूफ मिल जाता है कि आप क्रिमिनल नहीं हो। उस तरीके से हमारे साइंस के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, इवोल्यूशन को बैकवर्ड ट्रेसिंग करके ये 6 तरीके के एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन निकाले, जिसको आज हम क्या करने वाले हैं, 1 बाय 1 स्टडी करने वाले हैं। बात क्लियर है क्या बाबू? बाबू तुम्हें क्लियर आज का मतलब संकट है? सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है तुम्हारी, बताओ क्या, तुम सागर का रिस्पॉन्स नहीं देते हो, क्या नहीं करते हो, रिस्पॉन्स नहीं देते हो, ठीक है, तुमको ऐसा लग रहा होगा कि सर आज चढ़ा क्या है, नहीं भाई, शुद्ध देसी जल पी रहा हूँ मैं, शुद्ध देसी जल पी रहा हूँ, ठीक है। वैसे मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर मैं ज्यादा कुछ पढ़ाना नहीं वाला वैसे, ठीक है, सुनो, आज के लेक्चर के अंदर बहुत ज्यादा मस्ती करने वाला हूँ क्योंकि आज जो मेरी नींद है वो पूरी हो चुकी है, ठीक है, वैसे तो मैं बुक बना रहा था तुम लोगों के लिए, बट आज मेरी नींद जो है वो पूरी हो गई थी क्योंकि कल मैंने बहुत ज़्यादा रेस्ट लिया था, ठीक है, 2 दिन से नींद भी पूरी नहीं होगी तो रेस्ट नहीं लूँगा ना, ठीक है, तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो आज के लेक्चर के अंदर बहुत ज़्यादा फन होने वाला है, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, मैं अपने मम्मी से मिलने गया था, ठीक है, मैं अपने मम्मी से मिलने गया था अपने गाँव में, तो अब मैं ये बॉटल लेके गया था, अब मैं क्या गया था, ये वाली बॉटल लेके गया था क्योंकि मुझे चोट लगी थी, ठीक है, मुझे चोट लगी थी, तो ये बॉटल ले गया मैं अपने मम्मी के पास में, अपने मम्मी के सामने ये क्या लगा रहा हूँ, दवा लगा रहा हूँ, तो मैंने अपने मम्मी से पूछ लिया कि मम्मी ये किसकी बॉटल है, तो मेरी मम्मी क्या बोलती है, गंगा जल की बॉटल है, किसकी बॉटल है, गंगा जल की बॉटल बोलती है, बट एक्चुअल में ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, क्या है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, जो कि अगर आप घाव पर लगाते हो तो ये क्या निकालता है, झाग निकालता है, क्या करता है, आपके ब्लड को क्लीन करता है और वहां से उस जगह को क्लोज कर देता है, ठीक है, लेकिन आपके प्लेटलेट्स को जल्दी एक्टिव करता है, ऐसा होता है इसका काम। तो मैंने अपने मम्मी के सामने लगाया, तो मम्मी को देखो ना ये पानी डाल रहा तो कैसे हो रहा है, झाग निकल रहा है, तो मम्मी बोलती, देख बेटा, बोलती गंगा जल की महिमा। मैंने बोला मम्मी दिस इज नॉट अ गंगा जल, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हुआ था मेरी मम्मी के साथ में, हालांकि उनको मैंने बताया कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ठीक है, कुछ फनी लगा के तुम्हें नहीं लगा होगा, बट आज के लेक्चर के अंदर आग लगाने वाला हूँ, क्या लगाने वाला हूँ, आग लगाने वाला हूँ, क्या लगाने वाला हूँ भाई, आज के लेक्चर के अंदर मैं आग लगाने वाला हूँ, कुछ इस तरीके से, अभी लग जा, लग गई, बुझ गई। तो आज इस के अंदर आग लगाने के बाद में हम शुरू करते हैं 1 बाय 1 मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस पढ़ना, एनाटॉमिकल एविडेंस को पढ़ना, एविडेंस को पढ़ना, इसको पढ़ना, कैलेंडोलॉजिकल, कनेक्टिंग लिंक्स और एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब आपको एक सवाल आएगा कि सर बोर्ड्स के अंदर हमें 1 बाय 1 इसी सीक्वेंस के अंदर लिखना होता है क्या, जो आपने ये सीक्वेंस लिखा है यहाँ पर बोर्ड पर, ये सेम मैच हो रहा है हमारे बुक से, नहीं, आपको ये सीक्वेंस एज इट इज नहीं लिखना होता। जो अगर देखो एक आपके बोर्ड के अंदर या आपके टेक्स्ट बुक के अंदर एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन करके एक ऐसा क्वेश्चन होगा आपके बुक के अंदर, एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसको आपको फिल करना होगा। यहाँ पर 4 डब्बे बने हुए होंगे, अगर आप अपने टेक्स्ट बुक को ओपन करके देखोगे और क्वेश्चंस की जगह पर जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा। तो यहाँ पर देखो 6 तरीके के एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन है और यहाँ पर 4 ही डब्बों में जगह है। तो आपके दिमाग में अगर सवाल आता होगा कि कौन सा फिल करें, तो आप इनमें से कोई भी 4 फिल कर सकते हो। मेरा मन कर रहा है मैं यहाँ पर मॉर्फोलॉजी करूँ, ठीक है, मेरा मन कर रहा है यहाँ पर एनाटॉमिकल करूँ, मेरा मन कर रहा है यहाँ पर वेस्टिजियल करूँ और मेरा मन कर रहा है यहाँ पर कनेक्टिंग लिंक्स करूँ, ठीक है। तो अगर मैं ये 4 भी फिल कर देता हूँ तो मुझे ओवरऑल 4 मार्क्स ही मिलने वाले, क्या मिलने वाले, 4 मार्क्स ही मिलने वाले हैं, ठीक है। और इसकी जगह पे अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पर पैलेंटोलॉजिकल कर दूँ तो भी मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे, 4 ही मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये क्या है 6 के 6 क्या है, पूरे के पूरे एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन है। तो यहाँ पर आप मतलब एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन 6 में से कोई भी 4 फिल करो, आपको पूरे के पूरे 4 मार्क्स मिल जाएंगे। बात क्लियर? तो चलो अब बिना किसी तरीके मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको क्या करना होगा सर, लिखना होगा, लिखिए, लिखो मेरे दादा। तो चलो भाई अब शुरू करते हैं मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस को पढ़ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन यहाँ पर मैंने हेडिंग दे दी है, क्या दे दी है, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन की हेडिंग दे दी है।
ठीक है। तो यहाँ पर एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन ये अलग चीज हो गई और मॉर्फोलॉजी क्या हो गई, मॉर्फोलॉजी क्या हो गई, अलग चीज हो गई। बेसिकली क्या होता है, साइंस के अंदर और एक ब्रांच होती है, साइंस के अंदर क्या होती है, मल्टीपल ब्रांचेस होती है, उसमें से ही एक ब्रांच होती है मॉर्फोलॉजी। उसमें से ही क्या होती है, एक साइंस की एक ब्रांच होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। इस मॉर्फोलॉजी ब्रांच के अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम क्या करते हैं इस साइंस की ब्रांच के अंदर, जिसको हम मॉर्फोलॉजी कर रहे हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, उसके जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हैं उनकी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं क्या हूँ, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ, अच्छा खासा हष्ट पुष्ट क्या हूँ, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ। अगर आप मुझ पर क्या करते हो, स्टडी करते हो, तो आप सबसे पहले मुझे में क्या देखोगे, आप मुझ में मेरा दिल नहीं देखते, आप मुझ में देखोगे बुक। आप बोलते हो ना, जज बाय बुक इट्स कवर, ऐसा ही कुछ कहानी है ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। बट लोग क्या करते हैं, उसको जज करते हैं उसके बुक के कवर से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं बुक ले लेता हूँ भाई, इसकी बुक ले लो, इसकी बुक ले लेते हैं, ठीक है, ये बुक ले लेते हैं और ये बुक ले लेते हैं, ये 2 बुक्स है, ठीक है, ये 2 बुक्स है। अगर इन दोनों बुक्स में से अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों बुक्स में से कौन सी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, तो तुम्हें तो ये नहीं पता कि इन दोनों बुक्स के अंदर क्या है, बट तुम्हें इस कवर के ऊपर दिख रहा है कि ये 10th क्लास की बुक है, तो ये हमारे लिए काम की है। बट इस बुक के ऊपर एक बच्चा बना हुआ है जो कि हमारे किसी काम का नहीं है, तो ये बुक क्या होगी, हमारे काम की नहीं होगी। ऐसे तुम्हारे दिमाग के अंदर काम आएगा, बट एक्चुअल में ये बुक बहुत काम की, क्योंकि इसके अंदर तुम्हारे नोट्स लिखे जो कि तुम्हारे बुक से भी अच्छे हैं। ठीक है, इसकी आपको एक कॉपी मिल जाएगी आपको PDF फॉर्मेट में, बट वो नवंबर के अंदर रिलीज करूंगा मैं। ठीक है, तो जब आप क्या करते हो, किसी भी चीज की स्टडी करते हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हो, तो सबसे पहले आप उसको क्या देखते हो, उसका अपीयरेंस देखते हो। क्या करते हो, उसका अपीयरेंस देखते हो। जैसे कि मेरा अपीयरेंस ले लो, तो आप मुझ में देख पा रहे होंगे कि मेरे बाल जो है वो क्या है, काले कलर के हैं। तो ये क्या हो गई, मेरी एक मॉर्फोलॉजी, ये क्या हो गई, मेरा एक एक्सटर्नल फीचर हो गया। क्या हो गया, मेरा एक एक्सटर्नल फीचर हो गया, जिसको मैं क्या कहता हूँ, मेरी मॉर्फोलॉजी कहता हूँ। उसी तरीके से आप मुझ में देख पा रहे होंगे कि ये मेरा हाथ जो है वो इतना लंबा है, मेरा हाथ जो है वो इतना लंबा है, इतना क्या है, लंबा है। ये भी क्या है, मेरा एक एक्सटर्नल फीचर है, जो कि क्या है, मेरी एक मॉर्फोलॉजी है। उसी तरीके से मेरा काला काला मुखड़ा जो है वो भी क्या है, मेरा एक मॉर्फोलॉजी है, यानी कि मेरी एक एक्सटर्नल फीचर है। फॉर एग्जाम्पल उसी तरीके से मेरी आंखें, मेरे घोगे जो है, माझे डोळे जे आहे ते काय आहेत, गोल मटल बटाटे सारखे आहेत। कसे आहेत, बटाटे सारखे आहेत। ठीक आहे, तर ते काय आहेत माझे, ते भी काय आहे, माझी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आहे, यानी की माझी काय आहे, एक एक्सटर्नल फीचर आहे, ज्याला मी काय म्हणतो, मॉर्फोलॉजी म्हणतो। यानी कि क्या कहना चाहता हूँ मैं, जब आप किसी भी क्या करते हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हो, तो आप सबसे पहले क्या देखते हो, उसका एक्सटर्नल फीचर देखते हो, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो ये जो एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन है, ये टोटली बेस्ड है आपके मॉर्फोलॉजी के ऊपर, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करने वाले हैं, यानी कि कुछ ऐसे इवोल्यूशंस, सुनो, ये जो एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन है ये बेस्ड है किसके ऊपर, इसके ऊपर सिमिलरिटीज इन, ये मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन बेस्ड on similarities in morphological characters of ancestor and new species ये जो एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन है ये बेस्ड है किसके ऊपर, सिमिलरिटीज इन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, यानी कि इन दोनों की जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होगी, अगर इन दोनों के अंदर कोई सिमिलरिटीज होगी तो उससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो स्पीसीज है, ये जो न्यू स्पीसीज है, ये इवॉल्व हुई है किससे, ये इवॉल्व हुई है इससे, अपने एंसेस्टर से इवॉल्व हुई है। ये प्रूव करेगी कौन, ये वाला एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। इतनी बात क्लियर, ये आइडिया क्लियर लग गया होगा तुम्हें कि अगर हम एंसेस्टर के जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं और जो न्यू स्पीसीज की मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, अगर उन दोनों के बीच में हमें क्या देखने को मिलता है, कुछ सिमिलरिटीज देखने को मिलती है, तो उससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो क्या बोल सकते हैं, ये जो न्यू स्पीसीज है वो इवॉल्व हुई है किससे, एंसेस्टर से इवॉल्व हुई है, ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, वो कैसे होता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें अपना कुत्ता, डॉग, फॉक्स एंड गोट को ले लें, किसको ले लें, गोट को ले लें, एक बकरी को ले लें। तो अगर मैं क्या करता हूँ, इनके एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी करता हूँ, यानी कि इनके एक्सटर्नल फीचर्स यानी कि स्ट्रक्चर्स की स्टडी करता हूँ,
जैसे कि इन तीनों के एक्सटर्नल फीचर, जैसे कि इनकी आँख, इनका नोज शेप, इनका फेस शेप, इनका फेस का शेप, ठीक है। इनके ईयर की स्टडी करता हूँ, ईयर पिन्ना की स्टडी करता हूँ, ये पिन्ना की नहीं करते, ईयर शेप की अगर मैं स्टडी करूँ, अगर इनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ये क्या है, इनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है, ठीक है। इनके हमें एक्सटर्नली देखने को मिलते हैं, तो ये क्या है, इनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स है। अगर मैं इन तीनों के एक्सटर्नल फीचर्स देखूं, यानी कि इनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स देखूं, जैसे कि आँख, कान, चेहरा और आँख, कान, नाक और ये कान की स्टडी करूं, तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, इन तीनों के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो होंगे वो क्या देखने को मिलेंगे, मुझे मच सिमिलर देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, मच सिमिलर देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, मच सिमिलर देखने को मिलेंगे, which proves they are evolved from common ancestor। क्या बोला मैंने, समझा कुछ? देखो यार, अपना दिमाग नहीं लगाओगे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, हालांकि मैं कितने अच्छा एक्सप्लेन कर दूं नहीं समझेगा। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि आज मेरा मूड नहीं पढ़ाने का? लग रहा होगा, बोलो बोलो, लग रहा है क्या? लग रहा है तो सही लग रहा है। अरे मेरा लैपटॉप देखो क्या होता है, ये जो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन है वो किसके ऊपर बेस है? बेस है आपके मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज के ऊपर, यानी कि अगर इसके एंसेस्टर और एक न्यू स्पीसीज के बीच में, अगर उनके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के बीच में, अगर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बीच में अगर मुझे कुछ सिमिलरिटीज देखने को मिलती है, तो उससे ये प्रूफ होगा कि ये जो न्यू स्पीसीज है वो इवॉल्व हुई है एंसेस्टर से। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन बोलते हैं, क्योंकि ये प्रूफ कर रहा है कि इवॉल्व हुआ है। क्या हुआ है? इवोल्यूशन हुआ है एंसेस्टर से न्यू स्पीसीज के बीच में। क्या हुआ है? इवोल्यूशन हुआ है एंसेस्टर से न्यू स्पीसीज के बीच में इवोल्यूशन हुआ है, जो कि प्रूफ कर रहा है हमारा मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, इसकी तह तक नहीं जाना है तुमको, तुम्हें सिर्फ बोर्ड्स के लायक ही पढ़ना है। तो अगर हम क्या करते हैं, डॉग, फॉक्स और गोट की एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी करते हैं, जैसे कि उसके आँख हो गई, उनके आँख की स्ट्रक्चर की स्टडी करें, उनके नोज शेप की स्टडी करें, उनके फेस शेप की स्टडी करें, फेस शेप की स्टडी करें, या फिर उनके कान के शेप की स्टडी करें, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि उनके बीच में क्या है, बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा क्या देखने को मिलती है? सिमिलरिटीज देखने को मिलती है, जो कि प्रूफ करती है कि ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, डॉग, फॉक्स एंड गॉट, ये क्या है, पूरे के पूरे इवॉल्व हुए हैं एक ही कॉमन एंसेस्टर से। क्या हुए हैं? एक ही कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, वैसे तो आपने बुक के अंदर नहीं दिया है, बट मैं आपको बता देता हूँ इसको। ये कौन से एंसेस्टर से, इनका एंसेस्टर कौन है? इनका एंसेस्टर है कैनिडी। ये एक तरीके का फॉक्स जैसे दिखने वाला, फॉक्स, कुत्ता और भेड़ का मिक्स होता है। क्या होता है? कुत्ता, भेड़िया और बकरी का मिक्स होता है, क्योंकि इन सभी का बाप ये है। क्योंकि अगर बाप ये है, ठीक है, बाप ये है, तो बच्चे ऑटोमेटिकली बाप जैसे दिखेंगे ना। जैसे कि मेरे पापा है, ठीक है, तो उनके साथ मैं दिखता हूँ, क्योंकि मैं उनसे इवॉल्व हुआ हूँ। इसलिए मेरे अंदर और मेरे पापा के अंदर कुछ ना कुछ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज देखने को मिलती है। जैसे कि मेरा कलर काला है, तो मेरे पापा भी थोड़े से सांवले हैं, थोड़े से है, नहीं कि पूरे। ठीक है, क्योंकि मेरे मम्मी के कैरेक्टर्स भी मेरे अंदर इवॉल्व है ना भाई, इसीलिए ऐसा हो। ठीक है, तो आई होप आपको मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर समझा हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर को अपन यही एंड करते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस लेक्चर की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा बढ़े। इसके अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा एनाटॉमिकल एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। फिर जितने भी एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन है, कितने बचे हुए हैं, 5 एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन है, उसको तो हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, समझा क्या तुमने आज का लेक्चर? ठीक है, आज का लेक्चर मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि जिस तरीके से मुझे प्रेजेंट करना चाहिए था वो हो पाया है, बट अगर हो सके तो मैं कल के लेक्चर के अंदर भी इसको कवर करने की, बहुत अच्छी तरीके से कवर करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लेक्चर के अंदर मुझसे कोई गलती हो गई हो, मुझे माफ कर दीजिएगा। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों। आप सभी को 15 अगस्त मुबारक हो, जनगणना, आज के देश की आज़ादी में। तो भाई बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट।